नमस्कार दोस्तों, सन्यासी एकेडमी में आपका स्वागत है। हम भारतीय संविधान के विषय में जो चर्चा कर रहे हैं उसमें जो है आज की कड़ी में हम मौलिक अधिकार के विषय में चर्चा करेंगे। तो मौलिक अधिकार किस प्रकार प्रासंगिक है भारतीय संविधान के लिए और भारतीय जनता के लिए, ये इसके बारे में भी चर्चा होगी। और मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकारों को सबसे पहले जो अपने भारतीय संविधान में झलक दिखाई देती है वो 1885 के स्वराज विधेयक से दिखाई देती है। स्वराज विधेयक में जो है मौलिक अधिकारों के बारे में खुल करके तो नहीं, लेकिन एक प्रकार से कह सकते हैं कि अमूर्त रूप में जो है 1885 के स्वराज विधेयक में जो है वो मूल अधिकारों की कहीं ना कहीं झलक थोड़ी बहुत दिखाई देती है। और ये भारतीय संविधान की बात है। और ब्रिटेन में बात करेंगे तो 1215 में ब्रिटेन में जो है पहली बार मूल अधिकारों को जो है दिया गया। नागरिकों को जो मूल अधिकार दिया गया वो 1215 के आसपास ब्रिटेन में दिया गया। और मूल अधिकारों का जो अपने भारतीय संविधान में प्रादुर्भाव हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव पड़ा है तो वो नेहरू रिपोर्ट का है। नेहरू कमेटी ने जो 19 मूल अधिकारों की चर्चा की थी अपनी रिपोर्ट में, उनमें से सभी तो नहीं लेकिन कुछ लगभग 10 के आसपास जो है मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में यथावत शामिल किया गया है। तो मूल अधिकारों की चर्चा नेहरू रिपोर्ट में भी मिलती है और स्वराज विधेयक में भी मिलती है। और उसके बाद भारतीय संविधान की झलक हम बात करेंगे तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकारों को लिया गया है उन मूल अधिकारों को जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है और उसमें कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं। हूबहू अमेरिकी संविधान से तो नहीं लिया गया है, लेकिन कुछ उसमें परिवर्तन किए गए हैं। कुछ चीज़ें नेहरू रिपोर्ट से उठाई गई हैं, कुछ स्वराज विधेयक की जो चीज़ें अच्छी लगी उसको भी इसमें जो है स्थान दिया गया है परिवर्तन के साथ। और परिवर्तन के साथ ही अमेरिकी नागरिकों के मूल अधिकार जिस प्रकार हैं उसी प्रकार से जो है भारत में भी मूल अधिकारों को जो है दिया गया। अमेरिका के संविधान की बात करेंगे तो अमेरिका जो है सबसे पहले लिखित संविधान प्रस्तुत किया था अमेरिका के द्वारा। तो आइए मूल अधिकारों के बारे में जानते हैं। इसमें सब हेडिंग होगी मूल अधिकार। मूल अधिकार मूल अधिकार की बात करेंगे तो मूल अधिकार में जो है हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो है वो जो बताए गए हैं वो कुछ अनुच्छेदों के अंतर्गत बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहले मूल अधिकारों की चर्चा न करके हम पहले अधिकार की बात करते हैं। अधिकार है क्या चीज? अब आप अधिकार को जानिए कि अधिकार वे दशाएं और परिस्थितियां हैं, वह अवस्थाएं हैं जिनके माध्यम से क्या होता है, व्यक्ति का सार्वभौमिक विकास होता है। सार्वभौमिक विकास होता है। अधिकार क्या है? अगर हम अधिकार की बात करेंगे एक लाइन में, अधिकार क्या है? अधिकार क्या है? वे दशाएं व परिस्थितियां वे दशाएं तथा परिस्थितियां जिनके माध्यम से व्यक्ति का सार्वभौमिक विकास संभव हो पाता है। अब इसमें जो है अधिकार के बाद अगर हम मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार इसी में जो है आप कहेंगे कि वह दशाएं व परिस्थितियां जिनके माध्यम से व्यक्ति का सार्वभौमिक विकास होता है वो क्या है? अधिकार है। लेकिन अगर मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो वह मौलिक दशाएं, अवस्थाएं, परिस्थितियां जिनके माध्यम से क्या होता है, नागरिक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास होता है। वे मौलिक दशाएं, परिस्थितियां, वे मौलिक दशाएं, परिस्थितियां तथा
अवस्थाएं अवस्थाएं जिनके माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास तथा उसके व्यक्तित्व, नागरिक के व्यक्तित्व का विकास संभव हो पाता है। मौलिक अधिकारों की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार जो है वो नागरिकों को प्राप्त होते हैं। उन मौलिक दशाएं, परिस्थितियां तथा अवस्थाएं जिनके माध्यम से व्यक्ति यानी नागरिक का सर्वांगीण विकास तथा नागरिकों के व्यक्तित्व का विकास संभव हो पाता है, वो क्या होंगे? मौलिक अधिकार की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। अब इसमें मौलिक अधिकार तो हो गए, अब मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकारों को पाने का उद्देश्य क्या है नागरिकों का, और नागरिकों को क्यों मौलिक अधिकार दिए जाएं, इसके पीछे क्या मंशा होगी? तो नागरिकों को मौलिक अधिकार देने का जो सबसे पहले सरकार का जो उसमें मत रहा है कि ऐसी सरकार का गठन करना जिससे व्यक्तियों के हितों की अभिवृद्धि हो सके। यानी ऐसी सरकार का, यानी हमको मौलिक अधिकार किस लिए दिए गए हैं कि ऐसी सरकार का गठन करें जिससे जो है नागरिकों के जो है व्यक्तित्व का, हित का अभिवृद्धि हो सके, और सरकार की शक्ति को सीमित करना ताकि सरकार जो है वो निरंकुश टाइप की ना हो जाए, यानी किसी को ऊपर बेवजह कोई जो है आरोप लगा करके उसको जो है प्रताड़ित ना करे। इसलिए हमको मौलिक अधिकार सरकार के विरुद्ध दिए गए हैं। और नागरिकों के व्यक्तित्व का जो सार्वभौमिक विकास है उसके लिए भी, यानी नागरिक का सार्वभौमिक विकास हो सके, इसलिए जो है मौलिक अधिकारों को दिया गया है। और मौलिक अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं, यानी राज्य ऐसा कोई कृत्य करता है जिसमें हमारे मौलिक अधिकारों यानी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो ऐसे के खिलाफ, ऐसे राज्य के खिलाफ यानी सरकार के खिलाफ जो है वो नागरिकों को ये अधिकार दिए गए हैं, जिससे वो अपनी व्यक्तित्व के विकास में जो है अभिवृद्धि कर सके और उसमें जो है सहायता प्राप्त कर सके। तो मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, इनकी जो प्रकृति है मौलिक अधिकारों की वो दो तरह की है। एक तो निगेटिव है, दूसरी जो है अगर अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो पॉजिटिव भी है। अब निगेटिव किस तरह से है? जैसे हम राज्य के विषय में कहेंगे, तो ये राज्य के विषय में क्या है? निगेटिव है। राज्य के विषय में नकारात्मक है। ये राज्य के विषय में नकारात्मक भूमिका जो है अदा करता है, जिसमें ये कहा जा सकता है कि राज्य के विरुद्ध हमको मिला है। किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध। और ये जो है राज्य के विरुद्ध मिला हुआ है, और राज्य क्षेत्र को यानी राज्य की जो सीमाएं हैं, यानी राज्य सरकार की जो सीमाएं हैं उसको जो है सीमित करता है, यानी राज्य के क्षेत्र को सीमित करता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार हमको प्राप्त होते हैं वो राज्य के पक्ष में जो है नकारात्मक होते हैं, और वो राज्य के क्षेत्र को जो है और राज्य के विरुद्ध जो है वो कार्य करते हैं, यानी राज्य क्षेत्र को सीमित करते हैं और राज्यों के विरुद्ध कार्य करते हैं। और नागरिकों के पक्ष में देखा जाए तो इसमें हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव वे में है, क्योंकि नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए यह अति आवश्यक है। नागरिकों के
व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। अब ये जो है यहाँ पर पॉजिटिव वे देता है, यानी सकारात्मक अर्थ देता है। ये जो है यहाँ पर नागरिकों के पक्ष में सकारात्मक है, लेकिन राज्य के पक्ष में ये नकारात्मक अर्थ देता हुआ प्रतीत होता है। यानी ये मूल अधिकारों की बात हम करेंगे तो यहाँ पर राज्य के पक्ष में ये निगेटिव है और नागरिकों के पक्ष में जो है ये क्या है, पॉजिटिव कार्य करता है। क्योंकि नागरिकों के पक्ष में नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के विषय में जो है चर्चा करता है, उसके विकास की जो है सपोर्ट करता है विकास को। जबकि राज्य के विरुद्ध क्या होता है कि कोई ऐसा राज्य जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो उस पर जो है वो क्या करता है, एक सीमा निर्धारित करता है और उसके विरुद्ध कार्य करता है। मौलिक अधिकारों को जो है हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि भारत में जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं वो मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, एक लाइन में थोड़ी चर्चा कर लेंगे, उसके बाद उसमें जो है विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, शुरू में तो 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है। अभी प्रेजेंट में 6 मौलिक अधिकार हैं, यानी वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। कितने हैं, इसके जो है भाग के विषय हमने शायद चर्चा नहीं की, तो भाग 3 इसका होगा। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक, इसमें जो है हम भाग के विषय में चर्चा कर चुके। अब उसके बाद फिर हम प्रकार की बात करेंगे। तो इसमें जो मौलिक अधिकारों को दिया गया है, कितने मौलिक अधिकार हैं, उसमें सबसे पहला है समता का अधिकार, समता अथवा समानता का अधिकार। इसका अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 14 से 18 तक। अब अगला जो इसमें मौलिक अधिकार दिया हुआ है वो दिया है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसको जो दिया है वो अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार में जो है अनुच्छेद 23, 24। उसके बाद फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है वो अनुच्छेद 25 से 28 तक। 25 से 28 तक। उसके बाद फिर आता है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार जो दिया गया है, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, ये जो दिया गया है ये अनुच्छेद 29, 30। और इसमें अगला अनुच्छेद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, ये संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 32 जो है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को जो है उसमें 5 प्रकार की रिटें दायर करने का अधिकार है, और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है वो सुप्रीम हाई कोर्ट को जो है इस रिट दायर करने का, रिट सुनवाई करने का अधिकार है। तो ये जो है 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की चर्चा भारतीय संविधान में वर्तमान में है। अब 7वां जो मौलिक अधिकार था, 7वें मौलिक अधिकार को भी यहीं पर लिख लेते हैं और उसे जो है बता ही देते हैं। 7वां जो था वो संपत्ति का अधिकार था, जिसे जो है अब इसे क्या किया गया, इसे हटा दिया गया। अब इसको क्या किया गया, हटा दिया गया है। अब ये कहां पर है, 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार। अब ये जो है 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार हो गया है, और इसके लिए संविधान का इस तरह संशोधन किया गया था, 44वां संशोधन अधिनियम, ये जो है 1978 में, इसमें जो है 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा अब इसको 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब ये जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी में नहीं है। इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो है मौलिक अधिकारों के जो है चर्चा करेंगे। तो इसमें मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं उसमें मौलिक अधिकारों के जो शुरू में समता का अधिकार दिया गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो समता या समानता का अधिकार जो है उसमें सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 14। 12 और 13 की भी चर्चा कर लेते हैं। 12 और 13 में क्या दिया गया है, उसके बारे में क्या चर्चा की गई है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। इसमें सबसे पहले हम अनुच्छेद 12 लिखते हैं। अनुच्छेद 12, इसमें जो है राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा, इसमें जो है राज्य क्या होगा, राज्य कौन हो सकता है, इस चीज को जो है बताया गया है। तो राज्य के जो है 4 तत्व इसमें शामिल किए गए हैं। कितने तत्व, 4 तत्व राज्य के जो है इसमें जो है 4 तत्व शामिल किए गए हैं राज्य के। अब राज्य के 4 तत्वों में कौन कौन से हैं, भारत की सरकार एवं संसद, भारत की सरकार एवं संसद। नंबर 2 जो है, नंबर 2 इसमें जो है राज्यों के विधानमंडल, राज्यों के विधानमंडल, राज्यों के विधानमंडल, समस्त स्थानीय प्राधिकारी, समस्त स्थानीय प्राधिकारी, ऐसे प्राधिकारी जिन्हें जो है विधि और विधि जो है बनाने, आदेश देने और अधिसूचना जारी करने का अधिकार है। ऐसे जो विधि बनाने अधिसूचना जारी करने तथा आदेश देने का अधिकार है।
ऐसे प्राधिकारी जिन्हें विधि बनाने का, अधिसूचना जारी करने का और जो है आदेश देने का अधिकार है। और इसमें चौथा है अन्य सभी प्राधिकारी। अन्य सभी प्राधिकारी, और इसमें और सारे जो भी छूटे हुए प्राधिकारी हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। अब इसमें किया क्या गया है कि राज्य की परिभाषा में जो है इसके 4 तत्व बताए गए हैं कि राज्य वह होगा जिसमें भारत मतलब कोई भी एक सरकार होगी, राज्य के विधानमंडल होंगे, समस्त स्थानीय प्राधिकारी होंगे और अन्य जो प्राधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। और ये भारत राज्य के अंतर्गत बताए गए हैं। भारत राज्य के अंतर्गत इसमें जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य का क्या अर्थ होगा, ये सारी चीजें उसमें डिफाइन की गई है। ये 4 चीजें जिसमें पाई जाएंगी वो क्या होगा, राज्य होगा। अगला इसमें अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद 13 में जो है कहा गया है कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी किसकी होगी, सुप्रीम कोर्ट की। यानी किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसका पूर्ण जो अधिकारी होगा, उसकी उल्लंघन के विषय में जो भी दंडिक अधिकारी होगा वो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। यानी मौलिक अधिकारों की, अनुच्छेद 13, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी किसकी होगी, सुप्रीम कोर्ट की होगी। सुप्रीम कोर्ट की होगी। यानी किसी भी प्रकार से अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अंतिम रूप से जो इसके लिए जिम्मेदार होगा वो कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। इसमें जो है विधायिका कार्यपालिका द्वारा कोई भी जो है ऐसा कृत्य, यानी जो असुरक्षा की भावना है, यानी असुरक्षा जो है वो किसके विरुद्ध है, कार्यपालिका एवं विधायिका द्वारा इस कार्यपालिका और विधायिका द्वारा ऐसा कोई कानून बनाया जाता है जो मौलिक अधिकारों को छेड़ करता है या मौलिक अधिकारों का जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों का हनन करता है, उसके जो है विषय में अगर कोई जो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है वो कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी लेता है और इसके लिए वो पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। अगला जो होगा समानता का अधिकार। समानता का अधिकार इसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इसमें जो है सबसे पहले इसी को लेते हैं 14 से 18 तक। तो इसमें सबसे पहले है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। अब इसका क्या अर्थ है, विधि के समक्ष समानता। इसमें सबसे पहले जो है एक अर्थ होता है, इसका एक अर्थ जो निकाला जाता है कि विधि के समक्ष समानता में जो है सबसे पहले ये कहा जा सकता है कि विधि के समान, यानी कानून का जो संरक्षण होगा, कानून जो बनेगा वो सभी के लिए समान बनेगा। यानी जो भी कानून बनाए जाएंगे कुछ विशेष व्यक्तियों या विशेष संस्थाओं के दृष्टि से नहीं, जबकि वो पूरे नागरिकों के दृष्टि से और सभी व्यक्तियों को जो है ध्यान में रखते हुए कानून बनाया जाएगा। यानी विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समक्ष जो है वो हर व्यक्ति एक समान है, कोई
छोटा या बड़ा नहीं हो सकता है। और विधि का समान संरक्षण, ये विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण, विधि अथवा कानून का समान संरक्षण, ये जो है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, ये अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है कि विधि के समक्ष समानता, यानी जो है हर व्यक्ति जो है वो जो कानून बनेगा, जो भी विधियां बनेंगी, वो हर व्यक्ति उस कानून के समान होगा। कानून में जो है समानता के दृष्टि से देखा जाएगा। विधि या कानून का समान संरक्षण, यानी सभी व्यक्तियों को जो है जो भी विधियां और कानून बनेंगे उसका समान मामलों में समान जो है समान तरीके से देखा जाएगा। यानी किसी भी मामले में जो अगर एक समान कोई मामला ऐसा आता है किसी व्यक्ति के विरुद्ध, तो उसमें जो है कानून या विधि जो बनी होगी वो सभी के लिए बराबर होगी, ना कि किसी भी मामले में दूसरी तरीके से कार्य करेगा और किसी दूसरे मामले में दूसरी तरीके से। वो जो है सबके लिए एक तरीके से और एक दायरे में कार्य करेगा। विधि के समक्ष समानता की बात करेंगे तो ये ब्रिटेन से है, इसकी जो कार्य प्रणाली है वो ब्रिटेन की है। और विधि का समान संरक्षण जो है वो अमेरिका से है, अमेरिका के समान, यानी अमेरिकी संविधान में विधि का समान संरक्षण दिया हुआ है और विधि के समक्ष समानता की बात जो है वो ब्रिटेन के संविधान में की गई है। और ये जो है दोनों कहां पर हैं? भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, समानता के अधिकार के अंतर्गत। समानता जो है वो समानता कहने का जो है इसमें दो तरीके से अर्थ निकाला जा सकता है, एक सकारात्मक वे में, एक नकारात्मक वे में। तो सकारात्मक जो होगा वो क्या होगा, जैसे कह सकते हैं कि सबको समान बना देना, ये नकारात्मक अर्थ में होगा। जैसे कह सकते हैं कि सबको समान बना देना, सबको समान बना देना, ये क्या होगा? नकारात्मक अर्थ होगा, नकारात्मक अर्थ प्रस्तुत करेगा। जबकि जो है समानों के साथ समान व्यवहार, ये जो है सकारात्मक अर्थ होगा, ये जो है सकारात्मक अर्थ होगा। जबकि सबको समान बना देना, ऐसा भारतीय संविधान में तो संभव है नहीं कि सबको एक समान बना दिया जाए, समानता का ये अर्थ निकाला जाए कि सबको समान बना दिया जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। ये क्या है, भारतीय संविधान में ये नकारात्मक अर्थ इसका प्रयोग होता है। जबकि समानता का यहाँ पर सही अर्थ ये है कि समानों के साथ समान व्यवहार करना, यानी जो भी कानून और विधियां बनाई जाएंगी उसके अंतर्गत जो भी उसके समान, अगर कोई जो है दंड का भागी होता है तो जो सजा करोड़पति, अरबपति और जो है जो बड़े लोग हैं उनको मिलेगा, यानी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तक को जो सजा मिलेगी, वही सजा जो है एक गरीब व्यक्ति को भी वही सजा मुकर्रर की जाएगी उस कानून के अंतर्गत, उस परिस्थिति के अंतर्गत। तो ऐसा कहना कि समानता में सबको समान बना दिया जाए तो ये जो है गलत होगा, ये नकारात्मक अर्थ में प्रयुक्त होगा। जबकि समान व्यक्ति के साथ जो उस परिस्थितियां हैं उसके साथ वो कानून व्यवस्था समानता का प्रयोग करेगी और समान तरीके से उसके साथ व्यवहार करेगी। ये होगा समानता के संबंध में। अगला जो अनुच्छेद होगा वो अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जो है वो व्यवस्था की बात की गई है, लोक व्यवस्था की। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में जो कहा गया है वो कहा गया है कि राज्य किसी भी प्रकार से सार्वजनिक वस्तु, यानी भेदभाव की बात की गई है, सार्वजनिक वस्तु, सड़क तथा सार्वजनिक चीजों को क्या करेगा, स्कूल, सड़क, कॉलेज, अस्पताल सभी में क्या करेगा, समान व्यवस्थाएं करेगा, यानी किसी प्रकार के जो है भेदभाव की स्थिति नहीं पैदा करेगा। यानी जैसे कि कहा जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति को, यानी इसमें दो तरह के हैं, जैसे 15 एक तो कहता है कि सरकार यानी राज्य जो है वो सभी को जो है समान तरह की व्यवस्था मुहैया कराएगा, और दूसरे 15(2) में कहा गया है
कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को जो है इस आधार पर कहीं पर जाने से या किसी चीज को करने से नहीं रोका जा सकता है कि वह किसी विशेष जात, किसी विशेष वंश या किसी विशेष मूल या किसी विशेष वर्ग से है। इस आधार पर उसके साथ कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। जबकि सरकार के विषय में कहा गया है कि सरकार जो भी अस्पतालें, सड़कें और जो भी चीजें, स्कूल की व्यवस्था करेगी वो सबके लिए एक समान करेगी, यानी किसी को विशेष व्यवस्था के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। तो इसमें 15(1) में कहा गया है, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत देख लीजिए, उसके बाद फिर 15(1) की बात करेंगे। तो राज्य जो है, राज्य यानी सरकार, राज्य अथवा सरकार क्या करेगी, किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से सार्वजनिक वस्तु, सड़क, स्कूल, कॉलेज में जो क्या करेगी, वो अस्पतालों में क्या करेगी, समान व्यवस्था करेगी। कॉलेज तथा अस्पतालों में समान व्यवस्था करेगी, समान व्यवस्था करेगी। अब इसमें क्या कहा गया कि राज्य या सरकार किसी भी प्रकार से सार्वजनिक वस्तु, सड़क, स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों में क्या करेगी, वो समान व्यवस्था करेगी। यानी किसी के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो जो है कोई मूल वंश, जाति या धर्म के आधार पर जो है उसके साथ कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसमें क्या कहा गया, इसमें एक चीज और भी जोड़ा गया है, वो क्या है कि जो ये व्यवस्था की जाएगी वो क्या होगी कि जैसे स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए, इनके लिए क्या होगा कि इसमें कुछ छूट दी गई है इनके लिए, कि ये जो है अगर सरकार चाहे तो इनके लिए विशेष व्यवस्था कर सकती है। यानी अनुच्छेद 15(3) में जो है, 15(3) के अंतर्गत स्त्रियों तथा बालकों के लिए विशेष व्यवस्था कर सकती है। सरकार जो है वो स्त्रियों, बालकों के लिए क्या कर सकती है, विशेष व्यवस्था कर सकती है। इसके अंतर्गत क्या करेगी, वो जो है बालकों को निःशुल्क शिक्षा, कम किराया बसों में, जैसे कह सकते हैं सरकारी बसों में कम किराया या निःशुल्क किराए की व्यवस्था कर सकती है। सरकार जो है वो चाहे तो बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा, कम किराए पर सार्वजनिक बसों में चलने की व्यवस्था या निःशुल्क किराए की बात की जाए, निःशुल्क किराए की व्यवस्था कर सकता है। और स्त्रियों के लिए जो है वो विशेष व्यवस्था कर सकता है। और स्त्रियों के लिए जो विशेष व्यवस्था कर सकता है उसमें आरक्षण की बात कही गई है। इसमें जो जैसे महिला आरक्षण की बात है, महिला आरक्षण की व्यवस्था इसी के अंतर्गत स्त्रियों के लिए यानी महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो इसी के अंतर्गत है। इसमें क्या है कि जो महिलाएं जो है वो आरक्षण की बात की गई है, उसमें जो है महिलाओं के आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है वो 15(3) के अंतर्गत की गई है। और 15(2) में क्या है
15(2) में जो है अनुच्छेद 15(2) के अंतर्गत जो किया गया है वो जाति, धर्म, लिंग तथा जन्मस्थान के आधार पर जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश के आधार पर या जन्मस्थान के आधार पर कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। यानी जो है कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्मस्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से जो है ये भेदभाव नहीं कर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। अगर ऐसा वो करता है तो उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है और इसके लिए जो है वो दंड का भागी होगा। इसमें जो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत जो है 15(2), 15(3), 15(1) जो है इसमें एक छूट रहा है। तो 15(1) में जो है जो व्यवस्था की गई है वो क्या है कि भारतीय संविधान में प्रावधान है कि जो 5 आधार हैं नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव का, उसी की यानी जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, स्थान के आधार पर जो है इसी का जो है इसमें व्यवस्था की गई है कि जो 5 आधार बताए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5 यही आधार जो है 5 15(1) में दिए गए हैं। तो हमको नहीं लगता है कि उसको विशेष आवश्यकता है यहाँ पर बताने की। इसमें जो है 15(2) और 15(3) में विशेष ये महिला आरक्षण का जो है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी पूछा है और ये इसमें ये भी इम्पॉर्टेंट है जो निःशुल्क बच्चों को जो है शिक्षा दी जाती है उसके अंतर्गत। बाकी जो है बाकी तो सारी चीजें पढ़ी ही जाती हैं। तो 15 में जो है सबसे मेन इम्पॉर्टेंट इसमें 15(3) है। इसमें महिला आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है इसको कई बार पूछ भी चुका है और पूछ भी सकता है। और 15(2) में जो है ये जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर यानी जो 5 आधार बताए गए हैं उन आधारों को वो आधार क्या क्या है इसके बारे में भी प्रश्न आ चुका है। अब आगे हम बात करेंगे एक थोड़ा सा जो है इसमें 1-2 चीजें छूटी हुई हैं उसको हम बता देते हैं बस जल्दी से जल्दी, क्योंकि बहुत लंबी क्लास होगी तब भी अगली क्लास डिस्टर्ब होगी। इसके लिए हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसको छोड़ा जाए। 15(4) के अंतर्गत क्या है कि अनुच्छेद 15(4) इसमें जो है एससी अथवा एसटी के लिए जो है वो विशेष व्यवस्था की बात की गई है। विशेष व्यवस्था की बात की गई है। ये जो है एक 15(4) जो है नौकरियों में आरक्षण की भी बात करता है, वो शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण की भी बात करता है। तो ये सारी चीजें इसमें जो है दी गई है। इसमें जो पिछड़ेपन की बात की गई है एससी एसटी के पिछड़ेपन की तो पिछड़ेपन का आधार जो होगा वो क्या होगा, सामाजिक तथा शैक्षिक पिछड़ापन। ये जो है ये सामाजिक तथा शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर जो है एससी एसटी को जो है नौकरियों में तथा शिक्षा में जो है वो विशेष व्यवस्था की जाएगी। ये जो है 15(4) के अंतर्गत किया गया है। बाकी जो है बाकी चर्चाएं अगली क्लास में होंगी, जो भी छूटा हुआ होगा उसके लिए जो है हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और देखते रहिए, लगातार हमारा हौसला अफजाई करते रहिए। नमस्कार।